हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को यानी कि जो आपका चैनल है स्कॉलर एलाइट उसको सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आज का टॉपिक रहेगा जीके जीएस एमसीक्यूज, यानी कि इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज या क्विज आप इसको बोल सकते हो जो कि आपके हायर से लेके लोएस्ट लेवल के एग्जाम को भी कवर करेगा। इसमें क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी, पीएससी, ऑल स्टेट पीएससी, एसएससी लेवल तक के जो है क्वेश्चंस यहाँ पर डाले गए हैं। सभी मिक्स क्वेश्चन है। इसमें आपको इकोनॉमी भी मिलेगा, आपको जियोग्राफी भी मिलेगा, आपको यहाँ पर साइंस भी मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो इसके अंतर्गत आते हैं। हर चीज के क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिक्स आपको मिलेंगे। 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे हर वीडियो में। तो लगभग इसके बहुत सारे पार्ट आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर इन क्वेश्चंस का आप यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ब्रजेश सिंह आपको इन चीजों की जानकारी यहाँ पर डिटेल में देता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पहला क्वेश्चन, शून्य का जो सिद्धांत था यानी कि जीरो का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है आपके पास चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट और बराहमिहिर। तो चरक जैसा कि जानते हैं चिकित्सक थे तो वो होंगे नहीं। चाणक्य अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, किताब लिखी उन्होंने जो कि राजनीति से रिलेटेड थी। ठीक है। आर्यभट्ट, जैसा कि इस आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, इसका आंसर है आर्यभट्ट। तो देखते हैं। जी हाँ, आंसर है आपका आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे एवं एक गणितज्ञ थे। उन्होंने बीज गणित यानी कि अलजेब्रा तथा शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है। और भारत के प्रथम उपग्रह, जो भारत का प्रथम उपग्रह था, उसका नाम जो रखा गया वो भी इन्हीं के ऊपर रखा गया, आर्यभट्ट जी के नाम पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके पास जेबी कृपलानी, एमके गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा एमके गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह किताब लिखी गई थी। तो महात्मा गांधी जी के साथ एक और किताब देखते हैं हम, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये भी महात्मा गांधी जी की बुक है और ये तो हमने देखा ही। और जवाहरलाल नेहरू की भी बुक्स देखते हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड्स हिस्ट्री भी जो है आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि दो पुस्तक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास डेविड रिकार्डो, ठीक है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, एडम स्मिथ और रॉबिन्स। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थी। देखिए डिटेल्स में क्या बोला जा रहा है कि जो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें तो इसके लेखक एडम स्मिथ है, लगभग 1723 से 90 के बीच में। और डेविड रिकार्डो की बात करें जो कि पहला ऑप्शन है, तो 1772 से 1823 तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो है इस टाइप की उन्होंने बुक लिखी। जॉन रॉबिन्सन की बात करें तो द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये बुक उनके द्वारा लिखी गई। तो ये हमने देखा डिटेल में कि किसने कौन सी बुक यहाँ पर लिखी है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपके कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि यूपीएससी के भी मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए जो यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोगों की टीम, हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं जो कि आने वाले एग्जामों में आ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन। अर्थशास्त्र जो है आपका में मांग का क्या अर्थ होता है, डिमांड का क्या उसमें मीनिंग है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास कुल मांग या जो है समष्टि, या बाजार मांग, या व्यष्टि मांग यानी कि व्यक्तिगत मांग, या क्रय शक्ति पर आधारित मांग। तो अर्थशास्त्र में अगर हम डिमांड की बात करें तो वो है आपका क्रय शक्ति पर आधारित मांग। ठीक है। क्रय यानी कि खरीदने की बात की जा रही है। ठीक है। क्रय और विक्रय का मतलब होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस में हम देखते हैं, क्रय यानी कि होता है खरीदना। ठीक है। क्रय का मतलब खरीदना होता है और विक्रय का मतलब होता है बेचना। ठीक है। तो ये क्रय शक्ति पर आधारित मांग इसको बोली जाती है। देखिए डिटेल देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर हमारे पास। जो अर्थशास्त्र है उसमें मांग एक प्रभावी इच्छा है
जिसमें 3 बातें शामिल हैं। अब वो देखिए 3 बातें कौन कौन से, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को खरीदने के उपलब्ध साधन, यानी कि पहले तो इच्छा हुई कि ये वस्तु हमको चाहिए, अब उसको खरीदने के साधन क्या है, क्या क्या उपलब्ध साधन है वो चीज, और तीसरा वाला है साधनों को खर्च, ठीक है, साधनों को खर्च करने की तत्परता। अब कुछ अर्थशास्त्रियों ने 2 अन्य तत्वों की भी मांग के अंतर्गत रखा है। 2 अन्य तत्व कौन कौन से देखते हैं, वस्तु प्राप्ति की इच्छा, यानी कि वस्तु जो है प्राप्त करने की इच्छा, कीमत विशेष से होना, यानी कि कीमत क्या है उस वस्तु की, बनी सी बात है। आपकी मान लीजिए आपकी, वही मैं एग्जांपल देता हूं एक सैलरी वाला, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, अब आपको कोई चीज खरीदनी है जो कि है 50,000 रुपए की, तो आप इजीली उसको खरीद के ले आओगे, लेकिन उसकी कीमत है 50,000 रुपए और आपकी सैलरी है 20,000 रुपए मंथली, तो आप उसको खरीदने के लिए थोड़ा सा सोचो कि जरूर दिमाग लगाओ कि यार कि मेरे उपयोग का है कि नहीं, व्यर्थ में पैसा क्या, ये सब चीजें हमको सोचना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया, तो सही बात है। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना, तो मेनली मांग जो है बनी बात है, समय से भी इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे, दिवाली का समय आया तो लोगों ने गाड़ी ज्यादा खरीदी, उस समय गाड़ी की डिमांड, फर्नीचर की डिमांड, सेलिंग बढ़ जाती है ना। कोई भी त्योहार आता है, होली आया तो रंग की जो रंग वगैरह चीज है उसकी डिमांड बढ़ गई। तो सीजन के हिसाब से ठंड का मौसम आया तो ऊनी कपड़ों की डिमांड बढ़ गई, गर्मी का मौसम आया तो कूलर एसी का डिमांड बढ़ गया, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी सही है। अब बात करते हैं मांग, ठीक है, मांग के प्रकार, तो देखिए 3 टाइप के यहाँ पे दिए हुए हैं, मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है। तो गांधी जी के दांडी मार्च की बात करें तो खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च से बात करें तो यह है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध रखता है आपका दांडी मार्च। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के दौरान नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था। तो स्थायी बंदोबस्त की बात की जा रही है, तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा वो किया गया, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चालू कराई गई। तो देखिए डिटेल देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 93 के बीच में उनका जो शासनकाल रहा, उसी बीच में इन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का जो है किया, और इसके अंतर्गत जमींदारों एवं उनके विधिक उत्तराधिकारी, यानी कि कानूनी तौर पे जो उत्तराधिकारी हैं, कोई जमीन का स्वामित्व प्रदान कर दिया गया तथा सरकार के लिए लगान का 89% नियत किया गया। यानी कि सरकार का जो लगान हो गया वो कितना हो गया, 89% हो गया, यानी कि सिर्फ 11% ही तो बचा हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें चालू की लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नई आर्थिक नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। नई आर्थिक नीति की बात की जा रही है, तो नई आर्थिक नीति जो शुरू की गई थी वो की गई थी लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा शुरू की गई थी। तो देखते हैं लेनिन कौन है। व्लादिमीर इलिच लेनिन, जो कि 1870 से 24 के बीच में जो है इनका कार्यकाल जो रहा, ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की। वह आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के संस्थापक थे। आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के संस्थापक थे। वह अक्टूबर 1917 के रूसी क्रांति के भी नेता थे। तो रूसी क्रांति के नेता से भी ये रिलेशन रखते हैं लेनिन। उन्होंने रूस को जारों के चंगुल से मुक्त कराया। किसके, जारों के चंगुल से रूस को मुक्त कराया तथा प्रथम कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया 17 से 24 के बीच में जो है बने। तो यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं कि जो लेनिन कौन थे, रूसी क्रांति से रिलेटेड थे, कम्युनिस्ट सरकार के नेता भी रह चुके थे, मुखिया भी रह चुके थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई तरीके से आप लोगों के सामने पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है। देखिए ऑप्शन है हमारे पास फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इनके अगर हम बात करें मध्यम मार्गी की, तो बाल गंगाधर तिलक जो है मध्यम मार्गी से रिलेटेड नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल तथा अरविंदो घोष ये मॉडरेट जो नहीं थे। जैसे कि लाल बाल और पाल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल। जापान के
प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ पर स्थित है, यानी कि जापान जो है वहां पर बहुत सारे जहाजों का निर्माण किया जाता है, तो वो कहाँ पर है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है देखिए हमारे पास डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग, कोबे और लॉस वेगास। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर है कोबे। कोबे में जो है प्रसिद्ध जहाजों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। डिटेल देखते हैं। जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कोबो में स्थित है। सोजो कावासाकी ने 1878 में कावासाकी सुजुकी शिपयार्ड की स्थापना टोक्यो में की थी। तत्पश्चात 1886 में कोबो में दूसरा शिपयार्ड स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, जैसे कि सुजुकी हमारे इंडिया में भी सुजुकी कंपनी की बाइक्स आती हैं, जैसे हायाबुसा हो गया, ये टॉप बाइकों में से एक है, तो वो भी जो है आपकी जापानीज कंपनी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कोबे। चिल्का झील कहां पर है? चिल्का झील, तो ऑप्शन है देखिए उड़ीसा, बिहार और राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो चिल्का झील की बात करें तो यह है उड़ीसा में। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित और उसका विस्तार 1100 वर्ग किलोमीटर तक है। कितना? 1100 वर्ग किलोमीटर तक है। भारत में पूर्वी तट पर ओडिशा के पुरी, खुर्दा तथा गंजाम जिलों में इसका विस्तार है। कहां कहां पर? पुरी में, खुर्दा में, गंजाम जिलों में इसका विस्तार हो चुका है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? देखिए ऑप्शन है पर्वत संधि से, फॉल्ट से, परत से, अब परत दर चट्टानों से। तो इसका आंसर है फॉल्ट से। तो देखिए क्या है ये चीजें, देख भूकंप भूतल की आंतरिक शक्तियों में से एक है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो भूपटल पर हलचल पैदा कर दे। इन हलचलों के कारण पृथ्वी अनायास ही वेग से कांपने लगती है। भूकंप कहते हैं। जब चट्टानों में तनाव मूलक शक्तियां कार्य करती हैं तो भूपटल में दरार हो जाती है, और जिसके फलस्वरूप अचानक परिवर्तन के कारण पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाता है और भूपटल के सिकुड़न एवं संकुचन से भी भूमि पर जो है भूकंप आता है। तो मेनली भूकंप के बारे में बात की जा रही है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक जो अंदर कुछ कुछ चीजें होती है जिस कारण से कुछ वेव्स निकलती हैं, कुछ जो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वेव्स निकलती हैं। एल वेव, लव वेव बहुत ही फेमस है भूकंप से रिलेटेड। एस वेव, एल वेव, ये सब चीजें वेव होती हैं जो आपके पृथ्वी के भूपटल को कंपित करती है, उसे हम भूकंप कहते हैं। और जब यही भूकंप अगर जैसे समुद्र है, समुद्र के अगर नीचे आता है, समुद्र के निचले स्तर पर, तो फिर वही इसी को हम सुनामी का रूप बोलते हैं। अगर समुद्र में भूकंप आ जाता है तो सुनामी आपको आएगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? यानी कि कान से रिलेटेड चीजें बात की जा रही है। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें कान का पर्दा नहीं होता? ऑप्शन है हमारे पास सांप, कछुआ, ट्यूएट्रा या भेक, जिसको टोड़ भी कहा जाता है। तो आंसर जाएगा इसका सांप। सांप में कान का पर्दा नहीं होता है। कान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, देखिए, जैसे कि बाहरी भाग, मध्य भाग और भीतरी भाग। कान, बाहरी कान, ठीक है, कान जो है, फिर देखिए बाहरी कान पिना तथा श्रवण वाहिकाओं से बना होता है, और मध्य कान में वायु होता है तथा 3 छोटी हड्डियां होती हैं। कान का पर्दा मध्य कान की झिल्ली है। सांप में कौन का मतलब सॉरी ये कान होगा, मिसप्रिंट है। कान का पर्दा नहीं पाया जाता है। ठीक है, सांप में कान का पर्दा नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? ऑप्शन, वे मेढक जैसे लगते हैं, वे जल तथा थल दोनों में पाए जाते हैं, उनमें आवासीय अभिरुचि नहीं होती, वे कीटों का भक्षण कर सकते हैं। तो इसका आंसर है वे जल तथा थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए उनको ब्रायोफाइट कहा जाता है। ब्रायोफाइट सरल छोटे पौधे होते हैं तथा ये जमीन या पेड़ से तंतुमय राइजोडस, ठीक है, राइजोडस द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या? कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर कोई प्रकाश जाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या समग्र आंतरिक परावर्तन? तो इसका आंसर है समग्र आंतरिक परावर्तन। संबंधित इससे रिलेटेड चीज जहां भी जाता है तो इसको प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहा जाता है। टोटल इंटरनल जो बोला जाता है रिफ्रैक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इसको बोला जाता है। इसी के कारण जैसे कि
जैसा एक बहुत ही फेमस कहावत चलती है, जैसे कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान में एक आपका पेड़ है, खजूर का पेड़ मेनली, और यहाँ से दो व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति यहाँ से जा रहे हैं, एक व्यक्ति, तो उनको प्यास लगी हुई है, तो दूर से उनको दिखता है खजूर के पेड़ के नीचे यार पानी है, मृग मरीचिका, ठीक है, जिसको मृग मरीचिका भी बोला जाता है। तो उनको पानी दिखाई देता है, लेकिन जब उसके पास पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं दिखता। फिर उनको आंतरिक आगे कहीं पे पानी दिखाएगा, फिर वहां पहुंचेंगे, वहां फिर पानी नहीं रहेगा, फिर आगे जाएंगे, फिर पानी दिख। तो ऐसे ही करते करते चलते चलते वो एक समय आता है जहां पे प्यास से वो मर जाते हैं। तो ये जो है, ये चीजें जो भ्रम पैदा होता है वो इसी के कारण पैदा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। चलिए अब चुंबकन की बात करते हैं कि विधि क्या है। चुंबक पर प्रहार करना, ठीक है, चुंबक को गर्म करना, इसके बीच से दिष्ट धारा को गुजारना, इसके बीच प्रत्यावर्ती धारा को गुजारना। तो इसका आंसर है चुंबक पर प्रहार करना। तो देखिए, चुंबक पर प्रहार करना चुंबकन की एक विधि है। चुंबकन को कॉइल से लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। मेनली जो कृत्रिम चुंबक का निर्माण होता है उसमें जो है यही चीज इलेक्ट्रिक जो है करके उसको चुंबकत्व पैदा किया जाता है, बड़े बड़े चीजों को इससे उठाया जाता है। विंडोज में ऐड रिमूव, देखिए कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आया हुआ, आजकल हर एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इसमें भी ऐड किया हूं। विंडोज में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि जैसे आइकॉन किसमें रहते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन है हमारे पास टास्क बार, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, नेबरहुड या माई कंप्यूटर। तो इसका आंसर है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, आपको कुछ इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, नया हार्डवेयर के बारे में उसमें एड इन देना है, मॉडेम से रिलेटेड चीजें, आइकॉन से रिलेटेड चीजें, फॉन्ट से रिलेटेड चीजें, एंटीवायरस से रिलेटेड चीजें, लगभग सभी चीजें आपको कंट्रोल पैनल में ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें कहां पे मिलती है? कंट्रोल पैनल में मिलती है। विषम पहचानना है, इसमें से ऑड हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये भी कंप्यूटर का रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक आपका ब्राउजर है, नेटस्केप, मोजिल्ला ये भी एक ब्राउजर है, और नेटस्केप ये भी एक ब्राउजर है। लेकिन एक्सेल की बात करें तो ये जो है एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि एक डेटाबेस भी इसको बोला जाता है। क्या? डेटाबेस भी इसको बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल जो है इसमें से ऑड वन है। देखिए डिटेल में बोल रहा है कि एक्सेल अन्य तीनों से भिन्न है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, नेटस्केप, मोजिल्ला और नेविगेटिंग प्रोग्राम है, यानी कि वही मेन ब्राउजर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, वही एमएस ऑफिस के अंतर्गत स्प्रेडशीट है, और इसके थ्रू हम डेटाबेस का भी निर्माण कर सकते हैं। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल की बात करें, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 2 की बात की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिया गया है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन या एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हम बात करें तो क्लोरोफिल एक जो हरित लवक है, ठीक है, हरित लवक है जो प्राय सभी पौधों में पाया जाता है, और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो वही था कैल्शियम, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि आंसर क्या होना चाहिए इसका, Mg2+। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल एक हरित लवक है, यानी कि मेनली इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये कभी कभी देखिए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि पेड़ के जो पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते में क्या पाया जाता है? तो पेड़ के पत्ते में भी आप बोल सकते हो कि Mg पाया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व रेडियो तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, परावैंगनी किरणों का या अल्फा बीटा गामा किरणों का। तो रेडियोधर्मी तरंगे जो है अल्फा बीटा गामा किरणों का यहाँ पर विकिरण उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए अल्फा जो है सबसे स्लो होता है, बीटा उससे तेज होता है, गामा सबसे तेज होता है, लगभग लाइट की स्पीड से ही चलता है, और ये लगभग 9/10 लाइट के 9/10 स्पीड से चलता है, और ये लगभग 1/10 स्पीड से चलता है। तो सबसे स्लो, उससे तेज, और ये भेदन क्षमता भी इसकी सबसे ज्यादा होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। डिटेल देखते हैं तो देखिए अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के उत्सर्जन की प्रकृति का अध्ययन रदरफोर्ड ने एक प्रयोग में किया था। किसने? रदरफोर्ड। तो ये याद रखना है, रदरफोर्ड ने किया था। और रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये की थी मैडम क्यूरी ने, ठीक है, जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है? निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है? देखिए विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी।
प्रति ऑक्सीकारक की बात करें तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी जो है एक आपका प्रति ऑक्सीकारक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसकी अल्पता से जो है पिर्सियम, एनीमिया तथा जीव एवं मुंह के जलन होती है। और विटामिन ए, विटामिन सी तथा विटामिन ई एक प्रति ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो यहां पर प्रति ऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्रूड ऑयल की बात की जा रही है को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? यह शर्करा के घुलने से स्वाद में मधुर होता है, यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है, यह कम अम्लीय होता है और यह कम क्षारीय होता है। तो इसका आंसर है यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। क्रूड ऑयल में हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अंश कम होने से यह कुछ मधुर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो ए सोल्जर्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल BK सिंह, JJ सिंह, निर्मल कुमार वर्मा या एयर चीफ मार्शल AK ब्राउन। तो इसका आंसर है आपका जनरल JJ सिंह। जनरल JJ सिंह के द्वारा यह जो है अ सोल्जर्स जर्नल पुस्तक या बुक लिखी गई थी, के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा इसमें वादन क्या आखिर वो बजाते हैं? संतूर, सितार, सरोद या बांसुरी? तो शिव कुमार शर्मा की बात करें तो यह एक संतूर वादक है। क्या? संतूर बजाते हैं। कुमार शर्मा जो है एवं तरुण भट्टाचार्य प्रसिद्ध संतूर वादक है। सितार में बात करें, सितार में अब्दुल हामिल, जाफर खान, बुद्धात्य मुखर्जी, हरशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, रईस खान और पंडित रविशंकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर जी का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सितार में। उमाशंकर मिश्रा, विलायत खान, ये सब लोग क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। सरोद की बात करें तो अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, बहादुर खान, शरण जो है रानी जरीन एस, ठीक है, जरीन एस शर्मा आदि जो है सरोद बजाते हैं। बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया को तो भूलना ही नहीं है। देखिए बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, जो सरोद है उसमें अमजद अली खान और इसमें और सितार में आपको पंडित रविशंकर, इनको कभी नहीं भूलना है। और बांसुरी की बात करें तो पन्नालाल घोष, TR महालिंगम, तो ये लोग बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया मेनली आपको याद रखना है जो बांसुरी बजाते हैं। होम रूल आंदोलन, गलत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। इसका नेतृत्व जो लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट ने किया था, एकदम सही है। तिलक एवं एनी बेसेंट ने अपने अपने पृथक लीग की स्थापना की। और क्वेश्चन है आपका, होम रूल लीग आंदोलन भारत के विश्व युद्ध द्वितीय की प्रतिक्रिया थी? तो ये आई थिंक गलत है। एनी बेसेंट ने पृथक होम रूल जो लीग था जॉर्ज एंड्रूल के साथ स्थापित किया था। और जो दूसरा वाला भी हमने पढ़ा, तो ये सभी सत्य है। ऑप्शन है इसका थर्ड वाला गलत। ये वाला गलत है क्योंकि ये इसका वो नहीं था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की कोई प्रतिक्रिया होम रूल लीग के द्वारा नहीं। डिटेल देखते हैं इसका कि अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 महीनों के बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की भी स्थापना की। ठीक है, तिलक ने इंडियन होम रूल, ठीक है, और श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया? सिर्फ होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दो दूर राजनीतिक परिणाम हुए। प्रथमतः इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नई शक्ति और चेतना का संचार हो गया। ठीक है, और द्वितीय होम रूल आंदोलन के शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार को एक नवीन नीति के निर्धारण के लिए बाध्य किया, जिसे मार्टेन्यू घोषणा या अगस्त घोषणा के द्वारा स्पष्ट किया गया। तो मेनली होम रूल से रिलेटेड दो ही लोग का नाम आता है, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की होती है, निर्वाचन आयोग की होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है, निर्वाचन अधिकारी की होती है? तो यह होती है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह निर्वाचन सूची का तैयार करे। भारत में सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसका जो है पूरा चुनाव से रिलेटेड चीजों के बारे में बताया गया है। तो यहां पर देखिए 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपके UPSC, IAS, UPPSC, MPPSC, बिहार PSC,
जो भी एग्जाम मेनली स्टेट पीएससी को फोकस करके इस वीडियोस को बनाया जा रहा है, बाकी हर एग्जामों के लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे। अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा भी अच्छा बनाया जाता है तो ये सभी एग्जामों के लिए वहां पर कारगर सिद्ध होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये मटेरियल आपको कहीं फ्री में प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, किसी भी चैनल में आप उठा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। डिटेल पार्ट भी हम लोग की चालू है, जैसा कि पॉलिटी की बात चल रही है, पॉलिटी जल्द ही आप लोगों का खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।